नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। जैसे कि आपको पता है, पिछली जो क्लासेस में हमने 2011 से लेकर 2023 तक के जो सीटेट के प्रीवियस ईयर हैं उन सभी को हम कर रहे थे। आज भी रहेगा प्रीवियस ईयर, लेकिन आप आज का जो रहेगा वो लेटेस्ट है। आपका कितना है? लेटेस्ट है, वो भी 2023 का, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने भेजे। तो कब का ये? तो 2 तारीख जो फरवरी 2023 में पेपर हुए थे। कब की शिफ्ट का है? 9:30 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है, लेटेस्ट है, कहीं नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे ईबीएस के। हम इसमें 30 क्वेश्चन लगाएंगे ईबीएस के। 15 जो ग्रामर के, मतलब आपके सामान्य जो पर्यावरण है उसके आते हैं, 15 आपके पेडागोजी, उन सभी को हम कवर करेंगे। इतना आ गया समझ में? तो ये आपको याद रखना है। ये कब का है? तो 9:30 बजे का जो शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 2 तारीख और 2023 का है। ठीक है, चलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर आते हैं तो आपको बताते चलना है। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करें हम अपना क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम ईबीएस के पोर्शन में आते हैं। किस पर आते हैं दोस्तों? तो ईबीएस के पोर्शन पर आते हैं। ठीक है, आपको आंसर भी बताते चलना है साथ में। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं ईबीएस का कहाँ है। चलो ए है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, 61 से स्टार्ट है। चलो इसका बताना आपको आंसर दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसमें बोला क्या गया है, थोड़ा देखें। आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलवे द्वारा यात्रा, मतलब आप कहां से जा रहे हो दोस्तों? आपको दिल्ली से यात्रा करनी है। कहां से? तो आपको पता होगा जी, अपना भारत का मैप है माना कि। ठीक है, इतना नहीं है तो मान लेना। ठीक है, ये हो गया। चलो यहां देखो, अब उसने क्या बोला है, कहां से? तो दिल्ली से। दिल्ली कहां पर है? यहां पर। इतना आ गया समझ में? तिरुवनंतपुरम कहां है? तो आपको पता होगा तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? तो ये केरल की है, तिरुवनंतपुरम। इतना आ गया समझ में? तो आपको दिल्ली से, यहां है दिल्ली। अब उसने बोला दिल्ली से कहां आना है आपको? आपको आना है तिरुवनंतपुरम। यात्रा कर रहा है रेलवे, तो अब वो बता रहा है रेलवे स्टेशनों का सही क्रम बताएं। मतलब दिल्ली से आओगे तो फिर कौन सा रेलवे स्टेशन मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, इस क्रम में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो, ग्वालियर मिलेगा पहले। हाँ मिलेगा ग्वालियर। भोपाल नहीं मिलेगा, भोपाल। तो पहले नंबर पर आएगा ग्वालियर, क्योंकि दिल्ली से नीचे आओगे तो मध्य प्रदेश मिलेगा ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर हो गया। फिर नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? भोपाल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा होगा? देखो ग्वालियर आएगा, नागपुर नहीं आएगा क्योंकि ये तो नीचे मिलता है, यहां पर है महाराष्ट्र में, ये तो बहुत बाद में आएगा। तो पहले आएगा आपका ग्वालियर, फिर आएगा भोपाल, फिर नागपुर, फिर विजयवाड़ा आएगा, फिर चेन्नई आएगा आपका तमिलनाडु में है, फिर तिरुवनंतपुरम आ जाएगा जो केरल में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा ए, होगा इसका आंसर। इतना आ गया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये थोड़ी चीजें याद रखना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। इसका बताएं आप लोग। अब उसने बोला है क्या है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं। क्या है? कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ कहां पर हैं? विद्यालय में हैं। मतलब और अचानक भूकंप आ जाए, मतलब अचानक भूकंप आ जाता है, तो भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेगा? मतलब आप क्या अपनाओगे? जैसे आप स्कूल में हैं, माना कि नीचे हैं और अचानक भूकंप आ गया, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम, आप इमारत से बाहर दौड़ जाएं। हाँ ये सही है, ये भी हो सकता है, देखते हैं। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएं। तो ये गलत है भाई साहब, भूकंप आया है, आप अभ्यास कराओगे कि ऐसे बचेंगे? उतने में तो निपट ही जाएंगे अपन, तो ये गलत होगा। डेस्क या मेज के नीचे छिप जाओगे क्या? तो ये छिपोगे तो बाहर से जब भूकंप गिरेगा, इमारत गिरेगी, तो वो साथ में वो टेबल भी धंस जाएगी कि नहीं? तो ये भी गलत है। खिड़कियों के समीप चले जाएंगे तो उससे क्या होगा? तो भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिरेगी। तो सबसे पहले कदम क्या उठाना है आपको कि दौड़कर आपको बाहर चले जाना है जहां खुला स्थान हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ए हो गया। इसमें कुछ आंसर गलत भी है, ठीक ना, इसमें जो दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। चलो थोड़ी चीजें याद रखें आप भूकंप के बारे में। ठीक है क्या दोस्तों? तो सबसे पहले आपको बताना है भूकंप क्या होता है। कोई को पता है क्या भूकंप क्या होता है? तो कुछ चीजें हम बता रहे हैं भूकंप के बारे में। ठीक है,
सबसे पहले आपको याद रखना क्या दोस्तों, भूकंप, ठीक है, क्या, भूकंप। अब भूकंप क्या होता है दोस्तों, तो देखो इसमें है भूमि का कंपन करना, क्या होता है, भूमि का कंपन। भूमि का कंपन क्या होता है, भूकंप। कंपन ही क्या होता है, भूकंप कहलाता है। इतना आ गया समझ में। जैसे जे है, ये पृथ्वी है और यहां से भूकंप आया है, ठीक है, जे जा रहा, तो याद रखना जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं भूकेंद्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहां से भूकंप निकलता है उसको क्या बोलते हैं, भूकेंद्र। और जहां पर पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है उसको बोलते हैं भू अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, भू अधिकेंद्र। इतना आ गया समझ में। इसके अलावा आपको याद रखना भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, ठीक है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो सिस्मोलॉजी अध्ययन होता है और मापते किस में है भूकंप को, तो मापन किस में किया जाता है, सिस्मोग्राफ में, सिस्मोग्राफ, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद इसके अलावा भी कुछ स्केल हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो रिएक्टर स्केल पर भी इसका मापन करते हैं, रिएक्टर स्केल, ठीक है। इसके बाद मरकरी और रोसीफेरल स्केल, इसमें भी इसका क्या करते हैं, मापन करते हैं, ठीक है। इसके बाद भूकंप जब से पहले आता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना रेडॉन गैस का रिसाव होता है, रेडॉन गैस, ठीक है। भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है, रेडॉन। ये पूछा जाएगा जैसे ही नीचे रहती है ना, अक्रिय गैस है। तीसरा, इतना आ गया समझ में। इसके अलावा आपको ये चीजें हो गई, भूकंप तरंग कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, तो याद रखना 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती हैं प्राइमरी पी तरंगें, इनको बोलते हैं प्राइमरी तरंगें, ठीक है। दूसरी होती हैं सेकेंडरी एस तरंगें, ठीक है। और तीसरी होती हैं आपकी कौन सी, आपकी होती है एल तरंगें, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले धरातल पर यही पहुंचती हैं, क्या है, धरातल पर यहीं पहुंचती हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है दोस्तों, इनकी जो स्पीड होती है वो होती है कितना, 8 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी तीव्रता से आती हैं। इसके बाद यह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में गमन कर सकती हैं। इनके बारे में याद रखना। एस तरंग क्या होती है, सेकेंडरी। सबसे पहले इनकी जो गति होती है वो कितनी होती है दोस्तों, इनकी होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा, यह ठोस में गमन करती हैं, मतलब ठोस में जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी नीचे ठोस अवस्था में है, लिक्विड में है, ठीक है। ये हो गया। इसकी गति जो है, गति बता दी, ये वाली याद रखना, यह धरातल में सबसे बाद पहुंचती हैं, यह धरातल में सबसे बाद पहुंचती हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, सबसे विनाशकारी कौन होती हैं, तो सबसे विनाशकारी भी यही होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, तो याद रखना, सबसे विनाशकारी भी यही होती हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तीसरा क्या है, इनकी गति होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जे आपको याद रखना। सबसे क्वेश्चन आएगा सबसे बाद में कौन पहुंचती है, जे। पहले कौन पहुंचती है धरातल पर, जे। सबसे विनाशकारी एल, चूंकि इसकी जो खोज की थी एच.डी. लव ने की थी, किसने, एच.डी. लव ने, इसलिए इनका एल तरंगे नाम पड़ गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो इसके बाद याद रखना, सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं, भूकंप सबसे ज्यादा कहां आते हैं, तो एक पेटी होगी, पेटी का नाम क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है। इसमें लगभग विश्व के 63% भूकंप यहीं पर आते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको भूकंप से याद रखना। इतना आ गया समझ में, क्योंकि यही पूछे जाएंगे आपके, अध्ययन क्या होता है, ठीक ना। इतना हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये तो बता दिया, उसके अलावा वो भी बताई थी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ना लेटेस्ट है ये एग्जाम। चलो इसका बताएं आप लोग। देखो, किस कला रूप में वस्तुओं की रंगाई अप्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील
हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों? ए। क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया था मधुबनी चित्रकला जो फेमस है, कौन सी है? मधुबनी। सबसे पहले ये कहां की है प्रसिद्ध चित्रकला? है बिहार की, बिहार की है, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला? मधुबनी जिला, मधुबनी। इसी के मिथिला वगैरह है वहां पर होती है। दूसरा क्या है? इसमें जो चित्रकारी होती है चावल के घोल से किया जाता है, चावल का घोल, ठीक है, घोल प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है? इसमें चावल के घोल के साथ क्या करते हैं? प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक रंगों, ठीक है, और पत्तियों का प्रयोग करते हैं, फूलों का, गोबर का, इन सभी का उपयोग करते हैं। चौथा क्या है? इनसे किसकी? जानवरों की ये चित्रकला करते हैं, मनुष्यों की, गाय भैंस, मतलब सभी की चित्रकारी करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मधुबनी। इसके अलावा और भी कैसे याद रखना? बर्ली चित्रकला कहाँ की है दोस्तों? तो बर्ली, ठीक ना, बर्ली बताया था कहाँ की है? तो यह है आपकी महाराष्ट्र। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, ठीक है। कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी है आंध्र प्रदेश। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश से भी पूछा गया है, चित्रकला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद फुलवारी कहाँ की है? फुलवारी है पंजाब की। कहाँ की है? पंजाब की, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ हैं, और बता दें क्या? चलो इतना आ गया, चलो और कुछ भी 3-4 और बता दे रहे, ठीक है। इसके अलावा हमने बोला पिथौरा, पिथौरा, ठीक है। कौन सी दोस्तों? पिथौरा याद रखना। बता सकते हो कोई कुछ कहाँ की है पिथौरा? ठीक है, कोई बताएगा क्या? चलो हम ही बताते हैं। ये पिथौरा कौन सी है दोस्तों? तो पिथौरा याद रखना, ठीक है। तो क्या है? पिथौरा। पिथौरा कहाँ की है? तो ये है गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात, ठीक है। इतना हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना कौन सी है? पट्टचित्र कला, पट्टचित्र। कौन सा? पट्टचित्र। ये पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा काली घाट, काली घाट, काली घाट कहाँ की है? तो ये है आपका बताया था कहाँ की है दोस्तों? ये है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कलकत्ता हो गया। इसके अलावा तंजौर, 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 ये तंजौर कहाँ की है? तो ये है आपका तमिलनाडु, नाडु, ठीक है। इसके बाद फाड़, फाड़, ये कहाँ की है? ये है राजस्थान की, ठीक है। तो कुछ हमने बताया था, ठीक है, कांगड़ा वगैरह, तो ये सभी इनके बारे में याद रखना। और कुछ जे बता दी, ठीक है, जे भी याद रखना आपको और जे भी याद रखना है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं है, सीटेट का बहुत सिंपल पेपर आता है प्रीवियस ईयर ही। अगर आपने ये सीरीज, हमारी जो सीरीज चल रही ईबीएस की, पूरी कर ली ना, आपको 90% क्वेश्चन इसी में से मिलेगा, इसी सीरीज से, गारंटी के साथ। आप खुद मिलाओगे जब पेपर देने आओगे, और सीरीज देखना पूरी, क्योंकि इसमें हम डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ टेंशन नहीं लेना, आपको इतना कठिन नहीं आता। आप जेई क्वेश्चन भी लगा लोगे तो भी बन जाएंगे। जो सीरीज चल रही ना, इसको देख लो ध्यान से और नोट्स बना लो अगर बनाना चाहते हो, ठीक है। चलें इसके बाद, चलो इसका आंसर बता दिया, क्या था दोस्तों? तो ए था इसका फर्स्ट वाला। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। अब आपको इसमें बताना है, चलो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो इसमें क्वेश्चन ये है, जिस राज्य से, कौन? जिस राज्य से नीरज चोपड़ा, नाम तो सुना ही होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, फेमस खिलाड़ी हैं, किसके हैं अभी बता रहे, उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा के बारे में। क्या है दोस्तों? नीरज चोपड़ा के बारे में क्या है? नीरज चोपड़ा के बारे में देखो, सबसे पहले नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है? सबसे पहले जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1997 में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। स्थान कहाँ हुआ था जन्म इनका? तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में जन्म हुआ था। इसके बाद खेल, किस खेल से संबंधित है ये? तो याद रखना, ये है जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, ठीक है, ये हो गया। इसी को बोलते भाला फेंक, भाला फेंक,
इन्होंने क्या किया था दोस्तों, तो इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था, कब, टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था, 2020 का हुआ था, ठीक है, जापान में हुआ था। और उसमें इन्होंने क्या जीता था, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था, तो भाला फेंका था 87.98 मीटर, ठीक है, इतना भाला फेंक कर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दूसरा जिताया था। पहला अभिनव बिंद्रा ने जिताया था, ठीक ना, दूसरा इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया अभी तक भारत को व्यक्तिगत रूप से। तो इनके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना। तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा में क्या क्या खाया जाता है दोस्तों, सी होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर फेमस है रोटी, सावर, बांस की रसेदार सब्जी, मछली की करी और सोबरा, ठीक है। इसके अलावा हो गया, तो ये खेलों से संबंधित आएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा देखो ओलंपिक अभी हुआ था, उसके बारे में तो कुछ तथ्य बता दें हम। क्या बता दें, ओलंपिक में जो मेडल जीते थे, ठीक है, इतना हो गया। चलो देखो ओलंपिक कब हुआ था, तो ये हुआ था टोक्यो ओलंपिक। कौन सा, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, 2020 का हुआ था, ठीक ना। कहां पर हुआ था, जापान में। इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, तो याद रखना भारत ने पदक जीते थे 7। कितने, एक क्वेश्चन पूछेगा 7। 7 में क्या थे, गोल्ड भी था, सिल्वर भी थे, ब्रॉन्ज। 1 2 का 4 याद रखना, क्या रखना, 1 2 का 4। एक गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। अब किस किस ने जीते थे, तो सातों के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा। कौन है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। खेल कौन सा है, तो अभी बताया है जेवलिन थ्रो, ठीक है, भाला फेंक। कहां से हैं, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पहला गोल्ड इन्होंने, और दूसरा अब इन्हें मीराबाई चानू, याद रखना क्या है, मीराबाई चानू। ये कौन है, तो ये है अपनी वेट लिफ्टर, भारोत्तोलन, मतलब ये वेट लिफ्टिंग जो वजन उठाते ना, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से। इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने सिल्वर जीता था, ठीक है। और तीसरा है रवि कुमार दाहिया। कौन है, रवि कुमार दाहिया। इन्होंने क्या जीता था दोस्तों, तो इन्होंने जीता था आपका, ये जी पहली बात तो ये हरियाणा से है। कहां से हैं, हरियाणा से। किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है अपने पहलवान भाई साहब हैं। क्या है, पहलवान, ठीक है, पहलवान जी हो गए, ठीक है। इसके अलावा चौथे कौन थे दोस्तों, लवलीना बोहेगा, ठीक है, लवलीना। ये कहां से हैं, तो ये हैं असम से। कहां से हैं, असम से। और ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी, उससे संबंधित हैं, ठीक है। 4 हो गए। 5 कौन है, बजरंग पुनिया, याद रखना क्या है, बजरंग पुनिया, ठीक है। ये कहां से हैं, ये भी हरियाणा से हैं। कहां से हैं, हरियाणा से हैं। और ये भी पहलवान हैं, ठीक है। कितने हो गए, 5 लोग। छठवां पीवी सिंधु, इन्होंने भी क्या जीता था दोस्तों, तो इन्होंने भी क्या जीता था, ब्रॉन्ज। और ये कहां से हैं, आंध्र प्रदेश से। ये पूछेगा, ठीक है, कौन कहां से है, क्योंकि इन्होंने पदक जीते था। ओलंपिक ऐसे नहीं होता, 4 सालों में होता, बहुत बड़ा होता, इसलिए इनके नाम फेमस हैं, ठीक है। इन्होंने भी क्या जीता था, और ये है बैडमिंटन से, ठीक है। इसके अलावा एक और भारतीय हॉकी टीम ने, किसने जीता था एक ब्रॉन्ज, भारतीय हॉकी टीम, ठीक ना, 41 वर्षों बाद जीता था, ठीक है। किसको हराकर, जर्मनी को हराकर जीता था, ठीक है, हॉकी ने। टीम थी पूरी। तो ये 7 नाम याद रखना, ठीक है, इनके बारे में। इतना आ गया समझ में। चलो चलें क्या, इनके नाम, 7 के नाम दिए, चोगा, जेवलिन थ्रो, मीराबाई चानू, ठीक है, इनके नाम याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था, सी। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। अब क्या है, हेमानी पानी की खाली बोतलों में, क्या है, हेमानी नाम की लड़की है, वो क्या करती है दोस्तों, पानी की खाली बोतलों में तिल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर, मतलब जो खाली पड़ी हैं बोतलें, उसने क्या किया, इनको उठाया, इनमें पानी भर दिया, तेल भर दिया, और कुछ में क्या है, पौधे लगाकर क्लासों में लगा दिए। तो वो ऐसा क्या, मतलब समझा, यह क्या कर रही है,
पुनः चक्रण कर रही है? ना जी ना। पुनः चक्रण में क्या होता है, इसमें एक चीज को नष्ट करके उसी से दूसरी चीज बनाई जाती है। तो ऐसा तो नहीं कर रही, क्योंकि ये क्या कर रही, उसी बोतल में का उपयोग पुरान उसी रूम में कर रही थी ना, उसको बिगाड़ नहीं रही है। जैसे प्लास्टिक बिगाड़ देते हैं और कुछ बना देते हैं, लोहा को पिघलाकर और कुछ बना देते हैं, ठीक है। कम करना, लघुकरण, तो ऐसा कम तो कर नहीं रही। पुनः प्रयोग में लाना, हाँ जी हाँ, क्या है, सी है, वो फिर से उपयोग में ला रही। उत्क्रमण क्या होता है, तो पानी से अशुद्धियां दूर करने की विधि है। पानी से क्या करना, पानी से अशुद्धियां को दूर करना क्या होता है, अशुद्धियों को दूर करना क्या होता है दोस्तों, अशुद्धियों को दूर करना क्या होता है, उत्क्रमण होता है, ठीक है। तो जी होता है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इतना आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो इसका बता आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे समूह वानस्पतिक पौधे के अंश के द्वारा उपजता है? जो वनस्पति पौधा होता है उसके अंश के द्वारा कौन सा उपजता है? तो इसका धान, गेहूं या जई। तो इसका सही है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर जो पहला है, धान, गेहूं और जई, इनका आपको पहला आंसर होगा। इसका क्या होगा, पहला आंसर। इतना आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। मतलब या तो जड़ जड़ हो, या तना तना हो, या पत्ती हो। तो आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, हमने बताया था पौधे के अलग अलग उपयोग करते हैं। जैसे जड़ में कौन कौन आता है, तो जड़ में आता है गाजर हो गया आपका, ठीक है, मूली हो गया, मूली हो गया ना, चुकंदर हो गया, चुकंदर हो गया, और टेपियोका, कसावा बताया था ना, कसावा या टेपियोका, टेपी, ठीक है, ये भी जड़ है, जड़ का उपयोग करते हैं, ठीक ना। रेसिपी बताई थी, कहाँ की है ये बताएं कमेंट में जल्दी। केरल, ये बताया था केरल का, ठीक ना। जड़ हो गया। इसके बाद तना किस में आता है, तने में क्या क्या आता है दोस्तों, तो अदरक याद रखना, अदरक बताया था हमने, ठीक है। हल्दी बताई थी, ठीक है, हल्दी हो गया। उसके बाद और क्या बताया था, ठीक ना, आलू, आलू और गन्ना वगैरह जे भी आएंगे आपके इसी में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने पत्ती बताई थी, पत्ती में क्या क्या आता है दोस्तों, तो पत्ता गोभी हो गया, पत्ता गोभी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद धनिया हो गई पत्ती ना। इसके बाद आपकी हो गई क्या, अरबी के जो देखते हैं ना पत्ते वगैरह होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा बीज में कौन कौन आता है, और बीज में आएंगे चना का बीज होता है, चना, गेहूं, ठीक है, बाजरा का बीज हो गया भाई साहब, ठीक है, ये सभी आते हैं बीज में। तो पूछा क्या है, तो एक ही समूह के होना चाहिए, या तो जे होना चाहिए, जे। तो इसमें देखो सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, तो ये तना हो जाएगा, ये टमाटर तो फल में आ जाएगा, सेब भी फल में आ जाएगा भाई साहब। पालक, पालक तो ऐसी है, क्या है, तो ये पत्ती में आ जाएगी। अदरक इसमें, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, आलू भी है, अलग है, और ये कमल डंठल, हाँ, तो ये होगा तीसरा, गन्ना आएगा, आलू आएगा, अदरक और कमल के डंठल जो रहते ना कमल के वो आएंगे, जबकि जे भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पत्ता गोभी पत्ती में आती है, तो वो ऑप्शन होगा आपका सी, क्योंकि इसमें क्या है, सब किसके उदाहरण है, तने के उदाहरण है। इतना आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। चलो ये रीजनिंग का है, रीजनिंग वाले सर मतलब मैथ वाले सर करवाएंगे। चलो इसका देखते हैं हम। चलो इसका आंसर बताएं। अब इसमें दिया क्या है दोस्तों, इसमें आंसर दिया है आपका निम्नलिखित में से किसान फैलाव क्षेत्राधिकांश, मतलब इनमें से किसका क्षेत्राव मतलब फैलाव पशुओं द्वारा होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, पशु क्या करते हैं, उनको खाकर या पैरों तले चिपक जाते हैं उनके बीज, और दूसरी जगह जाते हैं, वहां चले जाते हैं, और वहां पर दूसरा पेड़ हो जाता है। तो इनमें बताएं किसका होता है फैलाव। तो देखो नारियल का होगा, ना जी ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नारियल तो बहुत बड़ा होता है, अब तो उसमें थोड़ी ना चढ़ जाएगा, ठीक ना, पशु थोड़ी ना चढ़ जाएगा। आम पर चढ़ जाएगा क्या, ओक, ओक मतलब रेगिस्तानी ओक होता है, रेगिस्तानी ओक, ओक, तो इस पर भी नहीं होगा। तो इसका होगा सही आंसर सी। क्या होगा, सॉरी दोस्तों, ए होगा। अब बताया था देखो ओक के बारे में, ओक रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया था, रेगिस्तानी ओक, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, हमने बताया था ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। ये कई बार करा चुके, एक बार रिवीजन देख लो, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो 4 मीटर, कितनी, 4 मीटर या 10 से 12 फीट,
ये बताया था। इसके बाद एक गहराई तक जाता है जब तक कि पानी नहीं मिल जाए, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्यासी भूमि का देश। किसको, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसकी जो जड़ें हैं 30 गुना अंदर चली जाती हैं, 30 गुना, मतलब इसकी ऊंचाई के 30 गुना अंदर चली जाती हैं। इसके बाद इसके तने में क्या रहता है, पानी का संचयन रहता है, पानी का भंडारण। और वहां के लोग क्या कहते हैं, इसमें डुंडी डाल के, मतलब जो पीने वाला आता है वो ऐसे चाकू से खोद कर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ओक के बारे में, आम के बारे में याद रखना। पहला क्या है, हमारा राष्ट्रीय फल है, क्या है, आम क्या है भाई साहब, राष्ट्रीय फल है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम पता है किसी को तो बताएं जल्दी, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो इसका है मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका, क्या है इसका नाम, मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। इतना आ गया। नारियल तो पता ही होगा, नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो केरल में मिलता है। ये क्या है, एक प्रकार का फल है, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जो चीजें भी आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। इसका आंसर बताएं। चिड़ियों के उस समूह को पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दो, मतलब इन चिड़ियों में से उसको तुम्हें छांटना है, कौन, जो क्या है एक जैसे हैं, मतलब जिनका भोजन या तो मांस हो या सब्जी वगैरह हो, शाकाहारी हो, ठीक है। तो कुछ चीजें पहले समझें आप लोग, क्या, ठीक है, चीजें क्या समझना है आपको। आपने एक पढ़ा होगा क्या, खाद्य श्रृंखला के बारे में, क्या है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। किसके बारे में दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना खाद्य श्रृंखला के बारे में। चलो बताएं क्या होती है, देखो तो खाद्य श्रृंखला याद रखना, क्या है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। देखो खाद्य श्रृंखला होता क्या है दोस्तों, तो जब एक जानवर अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है तो उसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे हमने बोला, जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो गया दोस्तों आपका, हम बात करते हैं, जैसे बात करते हैं क्या, जैसे हमने बोला पेड़ है, पेड़ को किसने खाया, पेड़ को गाय ने खाया, ठीक है। और गाय को किसने खा लिया, गाय को खा लिया शेर ने, और शेर जब मर जाएगा तो इसको खा लिया जीवाणु ने। तो ये क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी को बोलते हैं 10% का नियम, क्योंकि ये जब खाते हैं तो 10% ऊर्जा जाती है। और ये नियम दिया था लिंडमैन ने, किसने, लिंडमैन ने, यह 10% ऊर्जा ही जाती है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक, इसको बोलेंगे उत्पादक, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक ना, इस टाइप से चलता है। तो यही होता है आपका खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में कौन होता है सबसे पहले दोस्तों, तो इस तरह से एक पिरामिड बनाना, ठीक है। तो आपका याद रखना, सबसे पहले आधार में होते हैं उत्पादक, ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पर, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, ठीक है। इसमें आएंगे पेड़ पौधे, क्या आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इतना आगे समझें। इसके अलावा बाद में फिर आएंगे उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब क्या है, इसमें पहले प्राथमिक आएंगे, प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो अपने खाने के लिए किस पर निर्भर हों, डायरेक्ट इन पर हों, मतलब सब्जी खाएं। तो इनमें आएगी कौन, गाय, भैंस हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, मतलब जो क्या खाते हैं जो, और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं शाकाहारी, ये शाकाहारी, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया, इन्हें परपोषी होते हैं। दूसरे पे आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, कौन आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। इनमें कौन आएंगे, जो किसको खाएंगे दोस्तों, जो क्या खाते हैं, जे खाते हैं मांस, इनको खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें आएगा कौन, इसमें आएगा कौन, जैसे बिल्ली हुई, ठीक है, कुत्ता हो गया आपका, ठीक है, ये सभी आएंगे। और तीसरे होते हैं आपके कौन से होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है, ये हो गया। जिनमें आएगा क्या, तो इनको बोलते हैं मांसाहारी, क्या बोलते हैं, मांसाहारी, या अंतिम उपभोक्ता भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अंतिम उपभोक्ता, ठीक है।
या उच्च मांसाहारी, उच्च उपभोक्ता भी बोलते, क्या बोलते हैं, उच्च उपभोक्ता। इनमें कौन आएंगे दोस्तों, तो इनमें आएंगे कौन, मतलब जो किसको खाए, जो सिर्फ मांस खाएं, जैसे इसमें आएगा शेर आएगा, ठीक है, और शेर आएगा, वाघ आ गया, इसी में आपकी आ जाएंगी चील हो गया, गिद्ध हो गया, उल्लू, ये सभी आएंगे। और लास्ट में आते हैं अपघटक, कौन आते हैं, अपघटक। अपघटक जो अपना खाना, मतलब इन सभी को, मतलब पृथ्वी को साफ करने, इन सभी को खत्म करते हैं। जैसे इसमें आते हैं कवक हो गया आपका, ठीक है, जीवाणु, जी आते हैं सब, इनको क्या बोलते हैं, अपघटक को, इनको बोलते हैं पृथ्वी का सफाई करता, क्योंकि ये पृथ्वी की क्या करते हैं, पृथ्वी की का सफाई करता बोलते हैं इनको, या इनको बोलते हैं क्या, अपमार्जक, ये साफ करने वाले, अपमार्जक, ठीक है, ठीक है, या मेहतर बोलते, क्या बोलते हैं, पृथ्वी का मेहतर। तो इनको याद रखना। एक और होते हैं सर्वाहारी, जो क्या कहते हैं, जो सभी को खाते हैं, मतलब सब्जी भी खाएं और मांस भी खाएं, तो ऐसे ही होते हैं मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी है, दोनों खाता है। इसके बाद बिल्ली देखा होगा, दूध भी पीती है, चूहे भी खा जाती है, कुत्ता आ जाएगा तुम्हारा, ठीक ना, और उसके बाद मोर भी आ जाएगा। मोर भी वैसे सब्जी, वैसे पत्ती वगैरह और साथ में क्या करती है, सांपों को भी खाती है। तो जी आपको कुछ चीजें याद रखना, ठीक है। तो अपना जी हो गया, जी इतना समझना। अब इसके बाद देखो, यहाँ सबसे पहले ऊर्जा कहाँ मिलती है, तो पेड़ों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से, ठीक है, और से खाना बनाते हैं, ठीक है। अब देखो आंसर क्या था आपका, तो देखो इसमें आएगा उल्लू, बाज, चील, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं, जबकि मोर, तोता तो शाकाहारी होता, कबूतर होता है, तोता हो जाएगा शाकाहारी, एक कौवा उसमें अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका होगा तीसरा। इतना आ गया समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। इसका बताएं आप लोग। देखो इसमें बताया गया क्या, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर क्या करती है, चर्चा करती है। मतलब ऐसे त्योहार जो फसल की कटाई पर मनाए जाते हैं, ठीक है। अब बताना है उसका क्या है, आपको उसके द्वारा फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह बताना है। बताएं कौन कौन से मनाए जाते हैं जो फसलों, तो देखो बिहू मनाया जाता है, ठीक है, बैसाखी, ठीक ना, उसके बाद आपका मकर संक्रांति और लोहड़ी, ठीक ना, लोहड़ी मनाया जाता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ, तो ये बिहू कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो बिहू आपको पता होगा, बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया। इसके बाद वैसाखी कहाँ मनाई जाती है, वैसाखी बनाई जाती है आपकी पंजाब में, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ठीक है, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, पड़वा ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र, ठीक है। और लावड़ी कहाँ मनाई जाती है, लावड़ी ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये हो गया, ये भी है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए विशु, ठीक है। इसके बाद आपका पता होना चाहिए ओणम भी है। ओणम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद और कौन सा हो गया, और पोगल बताया था, पोंगल, ठीक ना, ये कहाँ का है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये कुछ मनाए जाते हैं जो फसल कटाई पर, ठीक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, लावड़ी महाराष्ट्र में, बैसाखी पंजाब में, ठीक है। और मकर संक्रांति कहाँ मनाते हैं दोस्तों, तो मकर संक्रांति पता होगा आपको, राजस्थान में मनाते हैं, ठीक है। तो गुजरात में अलग अलग, गुजरात में पतंग वगैरह उड़ाते हैं, ठीक है, पतंग उड़ाते हैं इस दिन, ठीक है। इसके बाद आपकी राजस्थान में मनाते हैं, ठीक है, आपकी मध्य प्रदेश में भी मिलेगी। तो ये सभी होती हैं। इनके अलावा तो इसमें क्या है आपका, ये हैं जो फसल त्योहार हैं, ठीक है। इतना आ गया, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं। अब आपको बताना, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों पर भ्रमण करते हैं, मतलब आप कहाँ हैं, पश्चिमी घाट समझते ना, जे वाला देखो, जे है आपका, ठीक है, जे वाला है पश्चिमी घाट। कौन सा है दोस्तों, तो जे वाला होगा आपका पश्चिमी घाट,
ठीक है। अब उसने बोला पश्चिमी घाट का क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, ठीक है। पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना है, तो आप कौन कौन से स्थलों के समूह का चयन, मतलब आपको पर्वतीय स्थलों पर घूमना है, तो कौन कौन से हैं फेमस दोस्तों, 3 हैं। एक तो यहां पर है महाबलेश्वर, कौन सा है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ये कहां पर है, ये कर्नाटक में है, ये भी फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा महाबलेश्वर हो गया, मुन्नार, मुन्नार कहां पर है, ये केरल में पड़ेगा, मुन्नार, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर होगा आपका कौन सी है, नीलगिरी पर्वत पर है, कौन सा है, ऊटी, जो फेमस है, ये पर्वतीय स्थल है ऊटी, ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में, ठीक है। ये हो गया, ये कहां पर है, मुन्नार, केरल में, और ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। ये वाले स्थल हैं जो घूमने लायक हैं, ठीक है। अब देखो बेंगलुरु तो कहां पड़ता है, तो ये बेंगलुरु आपके यहां पर पड़ेगा, ठीक है। गांधीनगर तो यहां ऊपर पड़ेगा, तो यहां तो ये वैसे ही नहीं है, गोवा भी नहीं है, और ठीक है। विशाखापत्तनम इस तरफ पड़ेगा, तो ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा, तो ये कट जाएगा ऑप्शन, और क्या होगा आपका डी होगा, ठीक है। तो ये हैं अब कुछ फेमस हैं, ऊटी वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद नीलगिरी पर्वत पर है, कहां पर है, नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत, इसकी ऊंची चोटी बताई थी हमने कल, बता कौन सी है, तो बताया था डोडा बेटा, क्या है दोस्तों, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, कौन सी है, टोडा। और इसके अलावा क्या है, इसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बारे में थोड़ी चीजें याद रखना, और तो कल बता ही दिया था हमने, तो इसका होगा 4th आंसर। इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलो इसमें बताएं, चलो इसका बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो आपको बताएं, गुलाब वृक्ष में आता क्या, करेला लता में आता, गुलाब जड़ी बूटी है, करेला झाड़ी है। अब यहाँ देखो पौधों के बारे में थोड़ी डिटेल देख लें। जैसे हमारे होते पौधे, ठीक है, पौधे तो समझते ही हैं, पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, बताया था क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। ये खाना क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जो अपनौनी को बोलते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बाद इनको अध्ययन की सुविधा से कुछ अलग वर्गों में बांटा है। अध्ययन के लिए कुछ वर्ग डिसाइड किए हैं, जैसे पहला होता है मोनेरा, क्या होता है, मोनेरा, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, किसका, जीवाणुओं का, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटिस्टा, 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 इसमें कौन होते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, इसमें कौन होते हैं आपके एक कोष के जीव, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम, ये इसमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा हो गया आपका फोना, फोना, फोना में किसका अध्ययन होता है, जीवाणुओं का, सॉरी जंतुओं का, किसका अध्ययन होता है, ये पूछे गए हैं, जंतुओं का अध्ययन किसमें होता है, फोना में। और फ्लोरा याद रखना, फ्लोरा, फ्लोर मतलब फूल, फूल किसमें लगते हैं, पेड़ों में, तो इसमें पेड़ों का अध्ययन होता है, पेड़ों का अध्ययन मतलब पौधों का अध्ययन, ठीक है, पौधों का अध्ययन, इनके बारे में भी याद रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद ये तो चीजें तो याद रखना ही है, इसके अलावा पौधों के प्रकार, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, पौधों के प्रकार, ठीक ना, तो पौधों के प्रकार देखना है, पौधों के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता। सबसे पहले होता है क्या, आपका आएगा साग, क्या आएगा, साग, ठीक है। और दूसरा आएगा आपकी, दूसरा क्या आएगा, आपका आएगा साग हो गया। इसके बाद आएगा झाड़, ना। तीसरा आएगा वृक्ष, तीसरा क्या आएगा, वृक्ष आएगा प्रकार। और चौथी होती लताएं, लता, ठीक है। इनकी विशेषताएं याद रखना। साग में क्या होता है, ये कमजोर होते हैं, क्या होते हैं, कमजोर, तना पतला, तना पतला होता है, ठीक है, ये हो गया। हरा होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें कौन आता है, धनिया, मेथी, धनिया और मेथी किसके उदाहरण हैं, तो ये हैं आपके
शाख हैं, ठीक है ना। झाड़ क्या होते हैं, तो शाख से थोड़ा बड़ा और तना थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। इसमें अधिकतर कौन आते हैं, जिसमें कटीले कांटे वाले वृक्ष आते हैं, इसमें कौन से, कांटे वाले पौधे, ठीक है। अब इसके उदाहरण याद रखना, क्योंकि उदाहरण ही पूछे जाएगा। तो उदाहरण में क्या क्या आएगा दोस्तों, गुलाब हो गया, ठीक है। इसके बाद गुलाब नींबू का पेड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद गुड़हल हो गया, ये आते इसमें, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है वृक्ष। वृक्ष क्या होता है, तना बड़ा होता है, कठोर मजबूत, ठीक है। उदाहरण याद रखना, जो बड़े पेड़ हैं जैसे बरगद हो गया आपका, पीपल हो गया, आम, ठीक है, आम हो गया, ये सभी आते हैं आपके इसी में, ठीक है। इतना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका ये, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना क्या, बरगद की लताएं होती हैं बहुत कमजोर होती हैं, सबसे कमजोर यही होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक तो होता है विसर्पी जो फैल जाएं, सांप की तरह फैल जाएं, एक होती है आरोही जिनको जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत। विसर्पी में कौन आएगा, जैसे खरबूज होता है, कौन सा, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया और खीरा ये होते हैं, ठीक ना। इसके बाद यहां पर कौन आएगा, मटर आएगा, ठीक है, मनी प्लांट आएगा जो दूसरों पर चढ़ जाते हैं और चले जाते हैं, ठीक ना। और तीसरा आएगा अमरबेल, और एक और आएगा करेला वगैरह, ये भी इसी में आएंगे, ठीक है। तो इन सभी का है ये, तो ये क्वेश्चन भर भर के आते, कौन सा झाड़ का उदाहरण है, इन सभी के बारे में हमने बता दिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो अब इस आंसर क्या होगा, देखो गुलाब क्या है, गलत है, क्योंकि गुलाब किस में आता है, झाड़ में, अभी बताया था ना, तो ये गलत होगा, सही बताना है। करेला किस में, लता में, हाँ यही है, करेला बता क्या है, लता है। इसके बाद गुलाब जड़ी बूटी नहीं है, झाड़ है, करेला क्या है, झाड़ी नहीं है, क्या है, लता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इतना आ गया, करेक्ट है यहां तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें बताएं आप लोग, कौन सा जानवर गाय भैंस भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। बताया था ये किस में आते हैं, तो ये हैं प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये क्या होते हैं, शाकाहारी। अब इसमें से चुने कौन सा इनमें शाकाहारी है। मनुष्य शाकाहारी नहीं होता, ये क्या होता है, सर्वाहारी होता है, क्योंकि ये मांस भी खाता है और क्या खाता है, और सब्जियां भी खाता है। कुत्ता किस में आएगा, ये भी सर्वाहारी में आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये साथ में आपका रोटी वगैरह और मांस खाता है। बिल्ली भी आएगी सर्वाहारी में, नहीं आएगी, आप बताओ, ठीक है, सर्वाहारी में आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो बकरी है वो क्या होती है, बकरी होती है दोस्तों, बकरी होती है आपकी शाकाहारी होती है, क्या होती है, शाकाहारी बकरी होती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चले नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपको बताना है साइबेरियन सारस की सही की नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी विशेषता, जो साइबेरियन सारस क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर एक होता है साइबेरियन क्षेत्र, कौन सा है, साइबेरियन क्षेत्र है, ठीक है, जो रूस वाला है, ठीक है। यहाँ सारस रहते हैं, और यहाँ पर है हमारा भारत, और यहाँ पर है चीन, ठीक है, क्या है, चीन है। तो ये पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, तो ये भारत हैं। तो याद रखना, ये पक्षी क्या करते हैं, जब वहां पर ठंडक पड़ती है तो ये गर्म वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, मतलब चीन तरफ और भारत तरफ। और भारत में ये कहाँ रुकते हैं, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है, जो साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जी आपको याद रखना है। अब इनकी क्या हो रही है, चीन, अब देखो ये शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, हाँ प्रवास मतलब दूसरे क्षेत्र में जाना, तो ये करते हैं हाँ ठंडे स्थानों से, तो ये सही है, नहीं है बोला। ये गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि यहाँ से आते ठंड से, यहाँ गर्मी वाले क्षेत्रों में क्या है, बच्चों को जन्म देते फिर चले जाते हैं। वे अपने आवासों में से अलग रहते हैं, ये गलत है,
क्योंकि ये आवासों से अलग नहीं रहते, थोड़े समय के लिए आते फिर आवास में चले जाते हैं। चौथा क्या है, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं, उनकी बहुत कम संख्या। सही है, ये क्या है, खतरे में है। क्यों है, क्योंकि प्रवास करते हैं। तो ये चीन है ना, चीन में जब जाते हैं तो ये लोग तल के खा लेते हैं, उनको पता ही होगा, चीन वाले तो सब खाते हैं, मगर खाते, सांप खाते, क्या क्या खाते पता नहीं है, तो ये तल के खा लेते हैं सभी को, ठीक है। तो इसलिए इनकी झगड़ा वगैरह होता है रूस का कि तुम हमारे पक्षी आते हो खा लेते भाई साहब, तो इसको लेकर तो ये क्या है, गंभीर समस्या में है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। इतना आ गया समझ में जे, और थोड़ी चीजें याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें बताना है आपको निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा जब बच्चा पढ़ता है, मूल्यांकन और अवलोकन। जैसे आपने कुछ पढ़ाया है, क्या है, पढ़ाया तो है आपने, जैसे पाठ पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, पाठ पढ़ा दिया। अब आपको पता भी तो होना चाहिए कि बच्चे ने सीखा है कि नहीं सीखा है, तो उसके लिए कुछ विधियां अपनाई जाती है। कौन कौन सी, तो देखो बहुत सारी हैं लेकिन मोस्ट हैं। जैसे परीक्षा का आयोजन करवाओगे तो पता चल जाएगा कितना पढ़ा। दूसरा है निरीक्षण करोगे उसका, ठीक है, कि बच्चे ने कितना पढ़ा, निरीक्षण हो गया। इसके बाद हो गया आपका वाद विवाद। कौन सा, वाद विवाद, जैसे कोई टॉपिक दे दिया, उस पर बोलने के लिए दिया, तो बच्चे समझ जाते हैं आपकी उन लोगों ने कितना पढ़ा। चौथा क्या है, मत सूची तैयार करना, मत सूची तैयार करना, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। इसके अलावा पांचवी है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देखा जाता है उनके पूरे साल का, कैसे देखते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं अपन पोर्टफोलियो में, यूनिट वाइज टेस्ट वगैरह, ठीक है। इसके अलावा संचयी, ठीक ना, संचयी कौन सा होता है, संचयी मूल्यांकन, संचयी विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो सामान्य जानकारी पता करते हैं, सामान्य जानकारी, जैसे उसका पता वगैरह हो गया, ठीक है, जन्म स्थान हो गया, मम्मी पापा का नाम, ठीक है ना, इसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है उपख्यात्मक, ठीक है। इसके अलावा और याद रखना और कौन सी विधि है, और भी होती है आपकी, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है कौन सी है, जे वाली है। कौन सी है, तो ये कौन सी है आपकी, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, इसी को बोलते हैं निर्धारण मापनी। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें एक जांच सूची बनाई जाती है, जांच सूची मतलब एक सूची तैयार की जाती है, ठीक है। जैसे ये बना ली अपन, ठीक है, ये हो गया, ये सूची ऐसी बना ली, यहां पर लिख दिया क्या कि उसकी राइटिंग हो गया, भाषा कौशल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार कैसा है, विचार कैसे, इस टाइप से लिखा जाता है। फिर उसको क्या है, रेटिंग दी जाती है कि उत्तम है या निम्न है या सबसे निम्न है, ऐसी रेटिंग दी जाती है। 5 हो गई, 4 हो गई, अच्छा है तो 5 और। रेटिंग समझते ना, रेटिंग देते, जैसे बोलते ना हमें रेटिंग देना कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं हम, ठीक ना, इस तरीके से आपको भी रेटिंग देना है, ठीक ना, कमेंट में कि 5 नंबर में से कितने दोगे, 5 में से आप कितने देते हो, 4 देते हो, 3 देते हो, 2 देते हो, ठीक ना। जैसे पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे तो 5, कम और कम पढ़ाएंगे तो 4, और सबसे कम तो 1, और 0 भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। तो रेटिंग स्केल के बारे में क्या है, सबसे पहले दी किसने थी, तो याद रखना ये गोल्टन ने दिया था, ये प्रयोग 1883 में। इसमें जांच सूची तैयार की जाती है। पर्यवेक्षण नाम याद रखना, इन्होंने फिर बाद में बुद्धि परीक्षण के लिए बनाई थी, बुद्धि परीक्षण के लिए बनाई थी रेटिंग स्केल, ठीक है। इतना हो गया, इतना आपको इनके बारे में। तो इसके लिए क्या होता है रेटिंग स्केल में, तो याद रखना जांच सूची तैयार की जाती है। ये क्या मूल्यांकन करने की कुछ विधियां हैं, इसको हम और डिटेल में देखेंगे अच्छे से, ठीक ना, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ये हो गया, तो इसका है बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बताना है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। आपको प्रभावशाली युक्ति कौन सी है जो सबसे अच्छी है। शिक्षण अधिगम मतलब होता है सीखना, क्या करना, अधिगम मतलब होता है सीखना, शिक्षण जो सिखा रहे आप, ठीक ना, तो उसमें सबसे अच्छी मापन विधि कौन सी होगी, पाठ्य पुस्तक का पठन करना। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें बता रहे हैं हम, जो आपको जो पेडागोजी 75 नंबर की आती है ना, उसमें से आप 70 नंबर सही कर जाओगे। कुछ थ्योरी है उसको देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से आपके कम से कम 70 से 75 नंबर क्लियर होंगे पेडागोजी के। आपने 2 बार सुने होंगे पेडागोजी सॉल्व करने के, रामबाण है, क्या है, रामबाण, है ना, पेडागोजी सॉल्व करने का रामबाण, रामबाण, ठीक है।
अभी रामबाण में है क्या भाई साहब, तो इसमें है आपका पॉजिटिव, और नेगेटिव वर्ड है क्या है, नेगेटिव, जो हमेशा गलत होते हैं, नेगेटिव है, ठीक है। और एक है आपका दूसरा होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या आएगा, देखो अगर आपको मिलता है कहीं लिखा, क्या मिलता है कि केवल सिर्फ ही, मात्र, इस टाइप के वर्ण आते हैं तो समझ लेना वो क्या है, नेगेटिव है। जैसे हमें बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक ही पढ़ानी चाहिए, तो वो हमेशा गलत होगा। वो वाक्य क्या होगा दोस्तों, केवल, मात्र, ही, ओनली, ठीक है, ये सब गलत होते हैं। रटवाना, कंठस्थ करवाना, कि हमें बच्चों को क्या है, पाठ रटवा देना चाहिए, तो ये भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं आंसर हमेशा, ठीक है। तीसरा हो जाता है मातृभाषा, बच्चों के विचार, त्रुटि को सम्मान नहीं देना, तो ये सम्मान नहीं देना मतलब क्या होगा, ये गलत होगा। मतलब आपको बच्चों को सम्मान देना है, चाहे वो गलती कर रहा तो भी सम्मान देना है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हतोत्साहित करना, क्या करना, हतोत्साहित मतलब क्या होता है, हतोत्साहित मतलब बच्चे ने कुछ पूछा, बार बार पूछ रहा कि सर ये क्या होता है, नहीं आ रहा समझ में, तो आपने उसको डांट दिया, हतोत्साहित कर दिया, तो ये भी नेगेटिव है। पेडागोजी सॉल्व करना और बच्चे को ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चा ही क्या है, भगवान है, और बच्चे को हमेशा बीच में रखना, क्योंकि शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना आपको, ना कि शिक्षक के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो ये होते हैं। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा क्या होती है, तकनीकी भाषा या शब्दावली याद करवाना, ये भी क्या होता है, गलत होता है, तुम्हें बच्चे को रटवाना नहीं है, ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा। इसके बाद और क्या होगा, व्याख्यान या भाषण देना, तो ये भी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि तुम्हें टीचर को भाषण नहीं देना कि हमें इतना आता है, वो आता है, ये आता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये भी गलत होगा, ऐसा नहीं करना। तीसरा क्या हो गया और दोस्तों, और क्या है, इसके बाद और याद रखना क्या है, ठीक है। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित ना होना, मतलब बाल केंद्रित ना होना, कि शिक्षक के होना, कि मतलब बालकों के जो विचार हैं उनको ध्यान नहीं रख रहा है और उनको नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये होता है। तो ये कुछ होते हैं नेगेटिव वर्ड, क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और भी होते हैं, इन सभी को आ जाए तो समझ लेना ये गलत होते हैं। अब पॉजिटिव क्या क्या होता है दोस्तों, तो समावेशी शिक्षा, क्या है, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ रखना, चाहे वो तमिलनाडु का हो या कर्नाटक को, सभी को एक साथ शिक्षा देना, तो ये सही बात है। समावेशी विकास, समावेशी शिक्षा हो गया, समावेशी विकास करना है बच्चे का, तो ये भी होगा, क्या होगा, विकास मतलब होता है सभी विकास करना, मानसिक, शारीरिक, हर क्षेत्र का विकास। तीसरा होता है क्या, पॉजिटिव। तीसरा क्या होता है, हस्तपरक अनुभव, मतलब जो भी सीखे वो अपने हाथों से करके सीखे, तो ये भी क्या है कि बच्चे को किस प्रकार का ज्ञान करवाना चाहिए, तो उसको हाथ से खुद वो करके सीखे, वो होता है, ठीक है। चौथा होता है उसके वास्तविक ज्ञान से जोड़ना, वास्तविक या दैनिक ज्ञान से जोड़ना, दैनिक ज्ञान से मतलब उसका ज्ञान है, उसको क्या करना, दैनिक ज्ञान से जोड़ना, बाहरी वातावरण से। जैसे कुछ पढ़ा रहे तो पेड़ों के बारे में पढ़ा है, तो उससे बोलो जा उसको स्टोरी टाइप की बनाना है जो उसके जीवन से संबंधित है, तो ये भी होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, शिक्षा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, ये भी आपको रखना है, दृष्टिकोण, ठीक है। इसके बाद है उसकी मातृभाषा को सम्मान, मातृभाषा को क्या देना, मातृभाषा को सम्मान देना, ठीक है, मातृभाषा को सम्मान देना, उसकी त्रुटियों को सम्मान देना, ठीक है। उसके बाद प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन भी दिख जाएगी, बच्चे की त्रुटियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ना पुरस्कार वगैरह देना चाहिए, ये अच्छी बात है, ठीक ना, पॉजिटिव है। इसके अलावा भी और क्या होता है, संसाधन, कि बालक की मातृभाषा एक संसाधन के रूप में काम करती है, तो ये भी सही होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कुछ याद रखना है। अब इनको देखकर आप लोग पेडागोजी करोगे तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक ना, तो ये हमेशा गलत होते हैं, ये सही होते हैं।
ठीक है, जी आपको याद रखना है, इसको हम अलग से भी देखेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो देखो युक्ति पहचानिए सबसे अच्छी है। तो पाठ्य पुस्तक का पठन करवाना ये गलत होगा क्योंकि तुम्हें रटवाना नहीं है। ठीक है, तो ये गलत होता है। हमने बोला ना, उसने बोला युक्ति सही है, सकारात्मक पूछ रहा है। व्याख्यान भी गलत होता है क्योंकि व्याख्यान करना नहीं होता, ये गलत होता है। उसने बोला सही बताओ। और शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करना ये भी गलत है क्योंकि शिक्षक को अपना ज्ञान प्रदर्शन नहीं करना, उसके ज्ञान कितना भी हो उसके पास ज्ञान, लेकिन बालक को समझ में आना चाहिए। तो किससे कहानियां सुनाएगा तो इससे बालक को जल्दी समझ में आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। इतना आ गया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें बताएं आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन है? नहीं है, नहीं है। अब समझ में आना चाहिए थोड़ा। अब देखो यहाँ क्या है दोस्तों, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन समझते क्या होता है? मूल्यांकन होता है जब बच्चा पढ़ जाता है, जब बच्चा को आपने पाठ पढ़ा दिया, बाद में उसका मूल्यांकन करना। या तो तुम क्वेश्चन पूछोगे या टेस्ट लोगे या पोर्टफोलियो बनाओगे किसी आधार पर। तो मूल्यांकन करना दो प्रकार का होता है। मूल्यांकन कितना होता है? एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है और एक होता है आपका, कौन सा मूल्यांकन होता है दोस्तों? एक होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब इनमें क्या अंतर होता है तो याद रखना क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन हमेशा कब होता है? यह कब होता है? पाठ के पहले, पाठ के पहले मतलब पहले किया जाता है या के दौरान किया जाता है। ये हमेशा पाठ के अंत में किया जाता है। क्या किया जाता है? पाठ जब खत्म हो जाता है तो बाद में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें उपचारात्मक एवं निदानात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। अब ये क्या होता है? देखो उपचारात्मक मतलब होता है सिर्फ पता लगाना कि बच्चा कमजोर है। जैसे आपको डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बता दिया बुखार है, तो वो हो गया उपचार। और जब बुखार के लिए उसने इंजेक्शन लगाया, वो हो गया निदानात्मक। तो दोनों किया जाता है इसमें। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सिर्फ बच्चे का आकलन किया जाता है कि उसने कितना सीखा था। ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें ग्रेड मार्क और श्रेणी वगैरह जे नहीं दिए जाते, मतलब इसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं, जबकि इसमें ग्रेड भी दिया जाता है, नंबर वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, जी होता है। तो ये होते हैं रचनात्मक। रचनात्मक में क्या आते हैं? जैसे टेस्ट ले लिए आपने, ठीक है, इसने बाद प्रश्न पूछना हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो जो बाद में बनाया जाता है, ठीक ना, ये हो गया। इसके बाद डायरी, ये सभी आते हैं रचनात्मक में। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा तिमाही परीक्षा। ठीक है, इसके बाद आएगा इसमें छमाही परीक्षा आएगा। ठीक है, इसके अलावा आएगा इसमें वार्षिक परीक्षा। क्या आएगा दोस्तों? वार्षिक परीक्षा। तो अब बताना है इसमें से। देखो उसने क्या बोला? रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। देखो क्रम निर्धारण मापनी ये तो है, ये रचना में आता है, क्रम से उनका टेस्ट वगैरह लेना। ठीक है, वार्षिक जो रेटिंग बताई थी ना, रेटिंग स्केल बताया था, वो इसमें आएगा। क्या? रेटिंग स्केल वगैरह ये सब इसमें आएंगे। रेटिंग स्केल हो गया आपका, संचयी अब जो निर्धारण हो गया, ठीक ना। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं आएगा, ये रचनात्मक में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? ये आएगा आपका योगात्मक मूल्यांकन आएगा। इसका सही आएगा बी। जे भी क्या आता है? उपख्यात्मक अभिलेख क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? बच्चे की जो कि बुरी घटनाओं को रखा जाता है, बुरी घटनाओं का आकलन किया जाता है। जैसे कि बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ था या उसके मम्मी पापा गुजर गए, मतलब ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते हैं ताकि बच्चे को पता चले जब उसका बिहेवियर चेंज हो तो इसी को देखा जाता है कि किस कारण ये मतलब एग्रेसिव हो रहा है, ठीक ना। तो पोर्टफोलियो मतलब जो बाद में करते ना अपन, मतलब दिन दिन एक डायरी बनाते हैं, इस महीने में इतना कितना सुधार हुआ, तो वो सभी आते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? रचनात्मक के। और ये वार्षिक बी किसका है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण का ये उदाहरण है। इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर बताना आपको। देखो सुनीता ने अपने विद्यार्थियों
विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया है। आपको क्या बताया है, सुनीता क्या बोल रही कि भारत में वनस्पतियां और जीवों के बारे में पढ़ा रही, और बाद में क्या किया, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान ले गई। इस शिक्षण विधि द्वारा उसने छात्रों में मदद मिलेगी, मतलब जैसे ही उसने पढ़ाया है फिर बाद में उसने उसी को दिखाया है। तो कैसे, मौज मस्ती और बाहरी यात्रा दोस्तों के साथ आनंद लेने में ऐसा नहीं है, आनंद लेना होता तो वहां पे बड़ी मिल जाता है। व्यक्ति के प्रति सम्मान विकसित करने में हाँ ये हो सकता है, लेकिन आपको 100% वाला याद रखना जो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सहसंबंधित करना, हाँ तो ये क्या है, जे वाला होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल विकसित करना, ये हो सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा होगा जे वाला होगा, क्योंकि कक्षा अधिगम मतलब कक्षा में उसने अधिगम मतलब सीखना, कुछ सीखा, उसको क्या वास्तविक जीवन से जोड़ दिया, तो इसका होगा सी, इसलिए ले गई। और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान आए हैं तो थोड़ा समझ लें। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान पता होगा जीवों के बचाने के लिए, ठीक ना। वर्तमान में लगभग भारत में 105 हैं, ठीक है। कितने हैं, 105 हैं। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भारत में, तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। कितने हैं, तो ये हैं 12, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, पहला राष्ट्रीय उद्यान बता सकता कोई, तो ये था आपका जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये हो गया, इसका पुराना नाम था हेली, क्या था, हेली था, ठीक है। नया नाम है रामगंगा, रामगंगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है अपना यूके, उत्तराखंड में। इतना हो गया। कब बनाया गया था, 1936 में। और यहीं से क्या किया था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना क्या, कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बता सकता कौन है, तो ये है हेमस हाई। कौन सा है, हेमस हाई है। और ये कहाँ पर है आपका, ये है लद्दाख में, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, तो सबसे छोटा है आपका साउथ बटन। साउथ बटन का क्या है दोस्तों, साउथ बटन। ये है कहाँ पर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर क्या के लिए है, एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेर, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे, ठीक है। इसके बाद बांदीपुर हो गया, ठीक है, बांदीपुर हो गया, पेरियार हो गया, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और राजा जी ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये हाथियों के लिए हैं, हाथियों के लिए, ठीक है। और बन्नेरघट्टा कहाँ पर है, बन्नेरघट्टा है कर्नाटक में, कर्नाटक है, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका तितलियों के लिए, तितलियों, ठीक है। जी कुछ याद रखना आपका, ठीक है। ये हो गया। ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा ये कहाँ पर है, असम में है काजीरंगा, ठीक है। जी कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है आपका, ठीक है। और जी कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। राजा जी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड है। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ हैं, राजस्थान में कौन कौन से हैं, ठीक है, जे भी फेमस है ना, तो रणथंबोर हो गया, रणथंबोर, दूसरा है केवलादेव, ठीक है। और इसके बाद जे याद रखना, ठीक है, ये है आपका केवलादेव हो गया, ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब राजस्थान में है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ याद रखना है, ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी होगा। चलो नेक्स्ट आंसर चलते हैं। रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में त्योहारों के दौरान किए जाने वाले व्यंजक बनाए जाते हैं अलग अलग त्योहारों के दौरान, ठीक है। अब बताना इस गतिविधि का उद्देश्य है, मतलब कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना बनाता है कि आपको बताना है कि कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और वहां कौन से व्यंजक होते हैं, ठीक है। तो उसको बताना है आपको। तो बताएं इससे क्या, इसका उद्देश्य क्या है, देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, ना जीना, ऐसे नहीं, लोकप्रिय नहीं, ये नहीं उद्देश्य हो सकता, नहीं वो तो वैसे ही जान सकते हैं। छात्रों को विभिन्न व्यंजनों के आजमानों के लिए प्रेरित करना, तो ये भी
हो सकता है लेकिन सही रूप से नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, ये भी हो सकता है लेकिन सही आंसर बताना है जो 100% हो। तो ये होगा हमारे देश में संस्कृतियों की विविधता। क्या है? संस्कृतियों की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना कि कौन कहां पर कैसे का खाते हैं। जैसे हमने बताया था बूरा चावल कहां खाते हैं? असम में, ठीक है। नारियल वगैरह केले की सब्जी केरल में, ठीक ना। सहजन के फूलों की महाराष्ट्र में, ठीक ना। इसके बाद कचनार की सब्जी यूपी में, ठीक है। सांप की जो खाते हैं वो तो हांगकांग हो गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से है। तो इसका मतलब है देश में संस्कृति की विविधता या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन पकाए जाते हैं, क्या उनकी संस्कृति है उसके बारे में परिचित कराना। इसका है डी। कुछ त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं उनके बारे में याद रखना। जैसे आपको पता होना चाहिए लोसर, लोसर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? लोसर, ठीक है। लोसर मनाया जाता है लद्दाख में। ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में। एक होता है लोसांग, लोसांग कहां मनाया जाता है? ठीक ना। ये बनाया जाता है आपका सिक्किम में। इसके अलावा आपको हरेला याद रखना। कौन सा? हरेला। हरेला कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा हरेली, कौन सा? हरेली। हरेली कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं, क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद और फेमस है हॉर्नबिल उत्सव। कौन सा है? हॉर्नबिल उत्सव। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कहां मनाए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना ये नागालैंड। कहां पर? नागालैंड, ठीक है। जो हो गया। इसके अलावा जल्लीकट्टी त्योहार, जल्लीकट्टी त्योहार ये कहां मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं आपके तमिलनाडु, नाडु, ठीक है। इनके बारे में कुछ याद रखना। त्योहार और भी हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण के अध्ययन के विषय में प्रदर्शनी आयोजित की गई है। क्या है? प्रदर्शनी वहां पर लगाते ना अलग अलग, ठीक है। प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई है, मतलब लगाते ना जैसे बाल मेला भरता है 14 नवंबर को, ठीक है। तो उस समय बच्चों को अपने अपने जो भी उनको पसंद है उन सभी को लगाना पड़ता है। तो इसका उद्देश्य बताएं आपके अनुसार, आप बताएं। आपने लगाई होगी शायद विद्यालय में, तो क्या उद्देश्य होता है? माता पिता को संतुष्ट करने के लिए? ना जी ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए? नहीं, ये तो नहीं है, वही तो लगवा रहा है। शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए? हाँ, ये हो सकता है। फिर भी देखते हैं, ठीक है। भविष्य के करियर, तो ये गलत होगा, सही होगा जे वाला, क्योंकि उनको रचनात्मक प्रवृत्ति, ताकि उनको पता चल सके। जैसे लगाओगे तो जिसको जो पसंद होगा वही लगाएगा। जैसे क्रिकेट होगा, कोई को पसंद दुकान वगैरह होगा, या कोई में वैज्ञानिक कोई वो बनाएगा, मतलब चित्रकला वगैरह बनाएगा। तो ऐसे रचनात्मक का पता चल जाएगा। भविष्य के लिए कैरियर का निर्धारण करना ये गलत है। कभी भी बच्चों को भविष्य की शिक्षा नहीं देना, ना ही उनको ग्रेड देना है और ना ही उनको उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है। ये क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है बाल विकास के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो तैयार नहीं करना कि आप 3 में पढ़ा है, उसको बोल रहे तुम्हें IAS बनना है, उसके लिए ऐसी ऐसी तैयारी करो। तो बेचारे बच्चे को क्या पता, छोटे बच्चे, क्योंकि ये बच्चे के लिए पढ़ा है। किसके लिए? बाल विकास का मतलब शिक्षा शास्त्र का मतलब ऐसा है, ऐसे शास्त्र जो शिक्षा में उपयोगी हो, जो शिक्षा को सरल बनाए, तो वो देना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। इतना आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट आंसर पता करते हैं। अब इसमें बताना कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो एकीकृत, ये तो है एकीकृत, अभी बता रहा क्या होता है। मतलब पर्यावरण को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना, जैसे एक करके पढ़ाना, अलग अलग नहीं पढ़ाना। जैसे विज्ञान अलग पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान अलग पढ़ा है, और ये हो गया आपका पर्यावरण अलग पढ़ा है, तो वैसा नहीं पढ़ा। एकीकृत मतलब तीनों को मिक्सचर करके, तो ऐसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं होती कि वो अलग अलग सब्जेक्ट समझ सके कि ये विज्ञान होता है, ये सामाजिक, तो एक ही कर दो, ठीक है। प्रक्रिया, उसको प्रोसेस के जरिए सुनाना, है ना, प्रैक्टिकल कराना, तो ये भी सही है। निरंकुश नहीं है। निरंकुश मतलब होता है क्या? तानाशाही, कि शिक्षक चाहे कि शिक्षक ने बोल दिया नहीं तुम्हें जे करना पड़ेगा तो करो, तो जे वाला नहीं होगा। वैचारिक भी होगा, धारणा, उनकी विचारों को महत्व देना, ठीक है। तो जे वाला नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपको पता होगा NCF के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। NCF मतलब होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा
पाठ्य चर्चा, ठीक है, समिति मतलब उस टाइप से उसको बोलते हैं। तो जी आए थे मतलब सिलेबस डिसाइड करने के लिए कि पर्यावरण कैसा पढ़ाया जाए, विज्ञान कैसा पढ़ाया जाए, गणित के लिए। तो पहला एनसीएफ आया था 1975 में आया था। इसमें बोला गया था कि जो पर्यावरण को है एक सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन आएगा कि किस एनसीएफ में बताया गया था कि पर्यावरण को एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। तो ये बोला था किसमें, एनसीएफ 1975 से। लेकिन 1 से 2 में अलग रूप में पढ़ाया जाता है, 3 से 5 में अलग रूप में, लेकिन एकीकृत है। फिर आया था एनसीएफ 1988। क्या आया था, 1988। इसने क्या बोला था, उसने भी यही बोला था एकीकृत, जो इसने बोला था, ठीक है। इसके अलावा 1988 आया था। एनसीएफ 2000 आया था। कितना आया था, 2000। इसमें भी बोला गया था क्या कि एकीकृत के रूप में पढ़ाया जाए। कैसा, एकीकृत रूप में। लेकिन क्या बोला था इसने बोला था कि 3 से 5 तक ही पढ़ाया जाए अलग रूप में ना। 1 और 2 में कैसा पढ़ाया जाए, 1 और 2 में कैसे पढ़ाना आपको गणित, ठीक ना। 1 और 2 में वैसी, और 3 और 5 में अलग रूप में, ठीक है। इसके बाद एनसीएफ 2005 आया था। क्या आया था, 2005। इसने बोला था 1 और 2 में नहीं पढ़ाना, सिर्फ 3 और 5 में पढ़ाना। एनसीएफ 2005 आया था। इसमें बोला था 1 और 2 में पढ़ाना है किस रूप में, गणित और भाषा के रूप में, मतलब गणित में रख कर ही पढ़ाना है, और 3 से 5 में पढ़ाना है अलग सब्जेक्ट के रूप में, मतलब ईवीएस को अलग करके पढ़ाना है। जी बोला था एनसीएफ 2005 में, ठीक है। तो जी आपको याद रखना कितने आए एनसीएफ, अभी 4 ही आए हैं, और भी आने की संभावना चल रही, लेकिन अभी ये 4 हैं। ये कब आए थे उनके बारे में थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो ये होगा डी। चलो इतना आ गया समझ में। अब इसमें बताना है आपको ईवीएस के अधिगम के निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा। मतलब इनमें से कौन सी विधि है जिससे बालक सबसे अधिक सीखेगा। प्रदर्शन विधि, ना जी ना। मतलब प्रदर्शन से कैसे सीखेगा कि टीचर ने अपना प्रदर्शन बता दिया, देखो हमें इतना आता है, उसने 3-4 यहाँ की फेंक दी, 2-3 अमेरिका की फेंक दी, चीन की फेंक दी, लेकिन बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। व्याख्यान भाषण दे दिए यहाँ खड़े खड़े कि बच्चों ऐसा ऐसा करो, जे वो हो गया, तो जे भी नहीं होगा। एकीकृत, हाँ, एक करके पढ़ाओगे उनको, एकीकृत रूप में पढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा विकास होगा। पोस्टर बनाना हो सकता है, पोस्टर बनाना कैसे सीखेगा, बेचारा छोटा है, तो इसका होगा सी होगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। इतना हो गया। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसके बाद याद रखना है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम पर निर्भर करता है। मतलब सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है, शिक्षण, पर्यावरण का शिक्षण कि आप कैसे सिखा रहे हैं, तो वो किस पर, देखो बच्चों के पूर्व अनुभव पर, हाँ, कि बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है। क्योंकि बच्चा जो आता है वो खाली स्लेट या कोरा कागज नहीं होता है, गलत होता है। वो जब आता है स्कूल में पढ़ने तो वो कुछ ना कुछ लेकर आता है, अपनी मातृभाषा, अपने विचार, अपने घर के विचार, ठीक ना, तो उसके पास अनुभव होते हैं। ये भी होता है संसाधनों की उपलब्धता पर, हाँ ये भी होता है, उपलब्ध संसाधन होते हैं ना, मातृभाषा एक संसाधन होती है, ठीक है। बच्चों की जरूरतों पर, क्या जरूरत है उनको सीखने की, तो इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। क्या जरूरत है कि वो 5 में पढ़ा लेकिन पता चला उसको 2 का नहीं आ रहा, तो पहले तुम्हें उसको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी बाल केंद्रित। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय दर्शन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। विद्यालय दर्शन से क्या मतलब है, चाहे तुम बिल्डिंग 5 मंजिल बनवा दो, एसी लगवा दो, पढ़ाओ नहीं तो फिर क्या काम की, तो ये नहीं होगा। मतलब ए होगा, बी होगा और डी, ए बी डी, पहला होगा आंसर, क्या होगा, पहला होगा, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका बताना आपको निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे ईवीएस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, चार्ट बनाना, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्टर तो ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है गांव में प्रोजेक्टर वगैरह कहां से आ जाएंगे, चार्ट वगैरह नहीं आए। शिक्षक ज्ञान भी होता है, लेकिन इतना जो सबसे ज्यादा है स्थानीय संसाधन, कि वहां के स्थानीय संसाधन क्या है। जैसे गांव में क्या होते हैं, टेबल वगैरह होते हैं, चार्ट वगैरह होते हैं, पत्थर कंकड़ वगैरह, मतलब जिनका उपयोग करके वो वहां के शिक्षण शास्त्र में उपयोग कर सकें, तो स्थानीय संसाधन सबसे उपयोगी होते हैं। क्योंकि अगर स्कूल गाँव में पढ़ गया तो वहां ना तो प्रोजेक्टर होंगे, ना चार्ट मिलेंगे, तो वहां स्थानीय संसाधन होंगे, जैसे बाड़ी वगैरह होंगे, तो बोर्ड बना देंगे। तो ये वाला होगा सबसे सही, तीसरा आंसर, ठीक है। इतना आ गया। चलो इसका और बताएं आप लोग आंसर। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट
का नमूना दिखाए। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में एक रेलवे टिकट बताया गया, उसमें पता, रेलवे नंबर, ठीक ना, उसका नंबर, कहाँ जाना है, कहाँ से आ रही, ठीक ना, कितना उसका किराया है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसका मतलब क्या है, क्यों बताया गया है? टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना। बच्चा इतना समझदार नहीं है कि पता चल जाए, ठीक है। विद्यार्थियों के निर्णय कौशल को विकसित करना है, निर्णय के कौशल को विकसित करना है। तो निर्णय कहाँ से ले पाएगा बच्चा, बताओ? छोटा सा बच्चा कैसे निर्णय ले पाएगा? ये भी गलत है। विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना, नो, वैसे नहीं समझेगा रेलवे के बारे में। अब फिर क्या है, तो वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल, मतलब वो समझ सके कि ये है क्या। वास्तविक अनुभव के द्वारा उसको ज्ञान कराना, देखो बच्चों ऐसा ऐसा होता है, एक ट्रेन के बारे में उसका अवलोकन कराना होता है, इसमें आपको जाना है, ये देखना है, देखो ये दिया रहता है, इस टाइप से उसको बेसिक सी जानकारी प्रदान कराना। ये होगा आपका डी आंसर। इतना आ गया समझ में? अब इसके बाद देखो, अब इसमें क्या ईबीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में क्या बच्चों में विकसित होता है? बता, ईबीएस शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण पेडागोजी पढ़ा है, तो उसमें क्या विकसित होगा? अच्छी याददाश्त, तो ये गलत है, क्योंकि याददाश्त रटवाना ये क्या होता है, ये नेगेटिव होते हैं, हमें सभी बताते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। देखो पहचानना ये भी हो सकता है, लेकिन इतना वो प्रभावी नहीं है। रटना भी ये क्या है, गलत है। करके सीखना क्या है, करके सीखने की प्रवृत्ति आएगी, क्या है, बच्चों में विकसित होगा। अगर तुम पढ़ा रहे, शिक्षण शास्त्र दे रहे, उनको प्रैक्टिकल करवा रहे, प्रयोगशाला में ले जा रहे, तो वो खुद करेंगे चीजों के बारे में, वो खुद सीखेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम करते हैं उतना अच्छा सीखते हैं। जैसे हमने पढ़ा दिया आपको मनाली के बारे में या जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा कि वहां घर ऐसे होते हैं, यहाँ पर ये झीलें हैं, तो उससे कम सीखोगे। लेकिन जब हम ले जाएंगे तुम्हें वहां पर, तो तुम ज्यादा सीख जाओगे, मतलब हमने करके देखा वो चीज, तुम खुद गए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद और भी है, ठीक ना, एक और क्वेश्चन बचा भी, और भी पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी। आप कहानी क्या कर रहे हैं, कहानी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, निम्न से उपयोग करने का सही तरीका। अच्छा, कहानी वगैरह सुनाते हैं हम शिक्षण बच्चों को, क्यों सुनाते हैं? यह पाठ विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, ये हो सकता है, या विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, ये भी हो सकता है, या विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करती है। क्या दोस्तों, कहानी सुनाओगे तो उनको कौशल तो विकसित होगा, साथ में वो सुनने का कौशल भी विकसित होगा, अपने आसानी से जोड़ सकें, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा है सी वाला ऑप्शन है, ये क्या है, सही है आपका, ठीक है। इसके बाद अभी और भी बचा है, लास्ट है क्वेश्चन, ठीक ना। इसका 2023 का पेपर हुआ था 2 फरवरी को, ठीक है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। अब बताएं, एक शिक्षक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं, जैसे वीडियो प्रोजेक्टर रहता है ना, वो दिखा रहा है, उसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लदा, मतलब एक बैलगाड़ी है, बेचारे उस पर बैल है, उस पर बहुत सारा सामान लाद दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या है, लड़खड़ा रहा है बेचारा, क्या है, बैल ऐसा, मतलब अब कोई सामान रख दोगे अपन के ऊपर, 2 बोरा रख दिया जाए, अपन तो चल ही नहीं पाएंगे, बेचारों पर इतना जुल्म हो रहा है। शिक्षक द्वारा इस वीडियो को क्यों दिखाया गया है? ताकि बच्चे क्या करें, इसको देखें, वो समझ सकें कि बैल का शोषण हो रहा है, हमें जानवरों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बैलगाड़ों की उपयोगिता पर नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, वरना उपयोगिता पर तो फिर और रखेंगे। बैलगाड़ों का उपयोग का परिवहन करने पर लिए, ये भी नहीं है। भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, हाँ, कि भारी बोझ ढोने पर पशुओं का शोषण नहीं करना चाहिए, बेचारों के ऊपर रहम करना चाहिए, इसलिए दिखाया गया था वो वीडियो। दोनों बैलों की उपयोगिता पर, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए, ये भी नहीं है, तो इसका क्या होगा, सी होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो आपका 23 में लेटेस्ट जो एग्जाम हुए थे, जो कहीं नहीं मिले, उन सभी के बारे में हमने कराया है। आपको बताना है क्लास कैसी लगी, और हाँ, आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, क्योंकि उस पर आपको इस सारी क्लासों के बारे में PDF वगैरह, वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। साथ में हमारा एक ऐप भी है, उसमें भी आपको एक PDF वगैरह मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी विद GK के नाम से, ठीक है। उसमें आपको खोलना है, उसमें देखना, फ्री क्लासेस वगैरह होती हैं, उसमें PDF बहुत सारी मिल जाएंगी फ्री, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब नेक्स्ट सेशन करेंगे कल दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू।